नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम बात करेंगे चीन की हठधर्मी की। जी हां, चीन ने साउथ चाइना सी आइसलैंड में अपने मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, उसका मकसद क्या है, इन्हीं तमाम इश्यूज पे आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां नाज़रीन, चीन की एक और चाल, इसे चीन की चाल कहें या चीन की हठधर्मी, चीन ने वही काम किया है जिस पर दुनिया और खासकर एशियाई ममालिक को तशवीश है और वो फिक्रमंद है। दरअसल चीन ने जनूबी बहरे चीन में वाक़ मुतनाज़ा जजीरों में से एक पर जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। खास बात यह है कि इस मुतनाज़ा जजीरे पर चीन के अलावा ताइवान और वियतनाम भी मिल्कियत का दावा करते हैं। यही वजह है कि ये ममालिक भी चीन की इस हरकत से तशवीश में मुब्तला हैं और इन दोनों ममालिक ने भी मिसाइलों की तनसीब की तस्दीक की है। ताहम चीन ने अपने इस इक़दाम का दिफा किया है। चीन का कहना है कि अपनी सलामती के लिए उसने ये कदम उठाया है और इस पर उसका हक भी बनता है। वाज़ेह है कि चीन बहरे जनूबी चीन के पूरे खित्ते पर अपना हक जताता है, जो कि दीगर एशियाई ममालिक वियतनाम और फिलिपाइन के दावों से टकराता है। इन ममालिक का इल्जाम है कि चीन ने इस इलाके में मसनूई जजीरा तैयार करने के लिए नाजायज कब्जा कर रखा है और इसे अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चीन का कहना है कि उसका समंदर में मसनूई जजीरे और इस पर तामीरात का मकसद शहरियों के लिए सहूलियात पैदा करना है। लेकिन दूसरे ममालिक इसकी इन कोशिशों को फौजी मकासद के तनाजुर में देख रहे हैं। उधर जापान ने भी चीन के इस इकदाम पर तशवीश का इजहार किया है। इन सब के बीच चीन के दौरे पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा जोली बिशप ने चीन के वजीर खारजा के साथ मिसाइल शिकन निजाम नस्ब करने के बाद पैदा हुए तनाव पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जोली बिशप ने ऑस्ट्रेलिया का मौकिफ पेश किया, जबकि चीन के इस अमल पर अमेरिका का कहना है कि वह सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इस सूरत हाल के बीच दुनिया के कई ममालिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लिया जाए। ताइवान ने फरीकैन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। उसका कहना है कि जनूबी बहरे चीन एक ऐसा इलाका है जिस पर हर किसी की तवज्जो मरकूज है। हालात बहुत कशीदा हैं, इसलिए हम सब फरीकों से मुतालबा करते हैं कि वो जनूबी बहरे चीन पर तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने के बुनियादी उसूल पर कारबंद रहें। जबकि उधर फिलिपाइन का कहना है कि चीन के जरिए जनूबी बहरे चीन में तामीरी काम और मिसाइलों के तनसीब की रिपोर्ट के बाद वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। खैर, चीन के इस मुतनाज़ा अमल और हरकत से कई तरह के सवाल उठे हैं कि क्या यह चीन की नई चाल है या चीन इस अमल से अपने पड़ोसियों पर दबदबा कायम करना चाहता है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि काफी पहले से चीन की इस जजीरे पर नजर है और इसके अलावा साउथ एशिया में भी चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है। कहीं चीन ने उसकी शुरुआत तो नहीं कर दी है इस हरकत के जरिए। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं चीन की इस हरकत के बाद। सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन एशिया में अपना दबदबा चाहता है या क्या चीन की यह हठधर्मी है और एक नई चाल है ताकि वो साउथ एशिया में और चीन के जो पड़ोसी ममालिक हैं खासतौर से उन पर अपना दबदबा बना सके। तो दीगर ममालिक के अलावा हिंदुस्तान के लिए भी चीन एक बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि चीन कई बार हिंदुस्तान को लेकर जो बॉर्डर का मसला है उससे लेकर बात उठाता रहा है। अगर अगस्त 2014 की बात करें तो लद्दाख में चीन के जो फौजी थे, ट्रुप्स थे, वो 25 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। इसके अलावा अगर हालिया दिनों की बात करें तो अंडमान निकोबार को चीन के नक्शे में दिखाया गया है। यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी चीन की कहीं ना कहीं नजर लगी हुई है। और जिस तरह से पूरा मसला अब सामने आया है, ऐसे में क्या हिंदुस्तान को चीन से मुहतात रहना चाहिए, यह भी सवाल बनता है। इसके अलावा जिस तरह से चीन के हालात हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान भी इस सूरत हाल का फायदा उठा सकता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे।
तो बिग बुलेटिन में आज इसी पूरे इशू पर बातचीत करेंगे कि क्या साउथ एशिया में चीन अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है या फिर चीन की इस हरकत से हिंदुस्तान पर क्या कुछ असरात पड़ सकते हैं और हिंदुस्तान को कितना मोहतात और कितना होशियार रहना चाहिए चीन की इस नई चाल के बाद। आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे, क्योंकि चीन की नीयत कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बॉर्डर एरियाज पर, रीजन पर जरूर खराब रही है। तो इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पीके सहगल साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए। इसके अलावा फिरोज मीठी बोरवाला जी तजिया निगार हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तनवीर अहमद साहब सीनियर सहाफी हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। पीके सहगल साहब, चाइना की इस हरकत को आप कैसे देखते हैं? ये हरकत जो है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी जो है बहुत बड़ा विशाल भंडार है, गैस का, ऑयल का, हर प्रकार के मिनरल्स का, हर प्रकार के खाद्यान्न का। वहाँ पे चीन के पिछले 40 साल से बहुत बड़े पैमाने पर बड़े सारे देशों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। जहाँ तक साउथ चाइना का सी है, पारासल आइलैंड में इसको ताइवान भी क्लेम करता है, वियतनाम भी क्लेम करता है। चाइना ने इसको फिजिकली पिछले 40 साल से ऑक्यूपाई किया हुआ है। आश्वासन दिया था किसी भी तरीके से इसको मिलिट्राइज नहीं करेगा। अभी उसने मिसाइल्स डिप्लॉय करके मिलिट्राइज करना शुरू कर दिया है जी। वो आइलैंड्स छोटे छोटे हैं, अनऑक्यूपाइड हैं। उसके अलावा उसने 3-4 और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए जिनके ऊपर रनवेज भी बना रहा है। हर आइलैंड जो है उसके 350 किलोमीटर ऑल अराउंड का जो इलाका है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है जी। जो 200 नॉटिकल माइल यानी अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर। तो हर आइलैंड के 350 किलोमीटर का आसपास का पूरा इलाका चीन अपने कब्जे में लाना चाहता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर उस एरिया में जितनी भी गैस है, ऑयल है, उसके ऊपर चीन अपना हक जमाना चाहता है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी से अप्रोक्सीमेटली $5 ट्रिलियन का ट्रेड वहाँ से गुजरता है। चाइना कहता है ये तमाम एरिया के ऊपर की जो वायु है, हवा और जो समुद्री रास्ते हैं वो चीन के हैं जी। अगर दुनिया इसको, ये चीन से मेनलैंड से बहुत दूर हैं, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बहुत दूर हैं, उनके जो इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेशंस हैं, लॉ ऑफ द सीज ट्रीटी हैं, उनके सबसे बाहर है। ये सारे इंटरनेशनल वाटरवेज हैं जिनके ऊपर चीन अपनी हुकूमत, अपना कब्जा जमाना चाहता है। अगर कल ये कब्जा जमा लेता है जी, तो ये इस एरिया में से जो $5 ट्रिलियन की ट्रेड है उसको गुजरने के लिए चीन की इजाज़त लेनी पड़ेगी, चीन को भाड़ा देना पड़ेगा। चीन ने उस एरिया के ऊपर नो फ्लाई जोन का भी डिक्लेरेशन किया है। आप उस एरिया में से गुजरने के लिए हवाई जहाज भी चीन की इजाज़त लेनी पड़ेगी, एयर डिफेंस क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अमेरिका ने इसको चुनौती दी है, अपना पिछले साल बॉम्बर्स उसके थ्रू सहगल साहब, क्या साउथ एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन की एक बड़ी पहल तो नहीं है? साउथ एशिया में तो चीन बहुत सालों से, अभी नहीं, बहुत सालों से, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ा मुल्क साउथ एशिया का हिंदुस्तान है जी। हिंदुस्तान को दबाव डालने के लिए उसने हर प्रकार से लैंड बॉर्डर से हमको घिरा लिया है, हर प्रकार से सी बॉर्डर से हमको घिरा लिया है। जहां तक लैंड बॉर्डर्स का ताल्लुक है, आप देखते हैं उसने पाकिस्तान में क्या किया है, आप देखते हो म्यांमार को किस माफिक हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, और जहां तक समुद्री रास्ता है उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमारे आसपास बिछा ली हैं, जिसके माध्यम से उसकी कोशिश है कि हिंदुस्तान के ऊपर जब चाहे दबाव डाल सके। क्योंकि हमारी जो ईस्टवर्ड ट्रेड है, जो पैसिफिक ओशन से आती है, वो चीन की निगाह के नीचे होगी। जो हमारी ट्रेड वेस्ट से आती है जी, इस एरिया में, इंडियन ओशन में चीन बड़े पैमाने पे अपने आप को बिछाना चाहता है जी। वास्तव में उसका मुख्य कारण ये है कि 80% जो तेल है और जो गैस है चीन का, वो मिडिल ईस्ट से आता है और इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। इंडियन ओशन में इस समय हिंदुस्तान की नेवी काफ़ी से ज़्यादा मजबूत है जी। वो सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी इथोपिया और सोमालिया से लेकर मलाक्का स्ट्रेट्स तक कर सकता है जी।
और इसी को यानी और यानी मजबूत कुल बनाने मिलाकर के अपना लिए दबदबा एक तरह से चीन बनाना चाह रहा है। तनवीर साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ जो चाइना के पड़ोसी ममालिक हैं उन्हीं को तशवीश नहीं है चीन की इस हरकत पर या मिसाइल जिस तरह से उसने डिप्लॉय किए हैं, बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे ममालिक को भी इस पर तशवीश है। कैसे इसे देखते हैं तनवीर साहब आप? अभी जो ओबामा साहब का बयान आया है और जापान का बयान आया है, इसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी वजारत दिफा या वजारत ख़ारिजा ने क्या बयान दिया है, लेकिन बहरहाल ये तशवीश की बात है। जैसा सहगल साहब ने कहा, फ़िलवक्त चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो चुका है जी। और बहरहाल हिंदुस्तान को तो तशवीश है और तशवीश की निगाह से देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसकी अपनी सिक्योरिटी का मसला है, अपनी इकोनॉमी और बिजनेस ट्रेड का मसला है। इन सारे उमूर को सामने रख कर अगर देखा जाए तो ये बड़ी तशवीश है और अमेरिका को भी बहरहाल इससे तशवीश हुई है, उसने इसका इजहार किया है। लेकिन हम समझते हैं कि इस तमाम मसले को ज़्यादा एग्रीवेट नहीं करना चाहिए, जैसा कि चाइना ने ख़ुद कहा है कि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल अभी हकीकत पूरी तरह सामने नहीं आई है। सहगल साहब ने जो तज्जिया फरमाया है वो बहुत ही काफ़ी तज्जिया है कि किस तरह चाइना पूरे इस एरिया में डोमिनेशन चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेशन, और दिफाई अंदाज से वो यहाँ के मजबूत जो प्लेयर हैं साउथ एशिया के, उनको हमेशा दबाव में रखना चाहता है। ये बहरहाल चाइना की राजनीति है, चाइना का अपना एक दिफाई प्लान है और बल्कि अग्रेसिव प्लान है उसका, और उसकी एक झलक हम जो हरकत चाइना ने की है, मिसाइल डिप्लॉय किए, हिंदुस्तान भी तशवीश में है। कैसे देखते हैं, हिंदुस्तान को कितना मोहतात रहने की जरूरत है? पॉइंट है कि हम लोग चाइना के प्लान के बारे में बात करें, मगर इंडिया का हमारा प्लान क्या है? जी, साउथ एशिया में अभी तक हम लोग सही से ताल्लुकात नहीं बना पाए। हम लोग ने यहाँ तक कि नेपाल को प्रैक्टिकली खो दिया है। ये तो अच्छा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कल परसों आने वाले हैं और वापस कुछ बातचीत से के द्वारा नेपाल के साथ हमारे संबंध सुधरेंगे। मगर भारत का जो रोल है, जो एक क्रूशियल रोल है, और मैं तो मानता हूँ, मैं एशिया की भी बात उसमें करूँगा, कि मैं एक लार्जर एजेंडा पे आना चाहता हूँ कि फाइनली ये जो चाइना का जो दबदबा है उसमें इंडिया को, छोटे देशों को साउथ ईस्ट एशिया में सपोर्ट करना चाहिए, करना होगा। क्योंकि हम लोग ने वियतनाम के साथ हमारी ONGC ने ऑयल और गैस की एक बड़ी डील साइन की है। भारत और जापान का जो संबंध है वो भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। मगर उसके साथ वी नीड टू वर्क एट वन मोर लेवल कि फाइनली अमेरिका और यूरोपियन साम्राज्यवादी ताकतों को अगर हमको एशिया से बाहर निकालना है तो उसमें हमारी ताकत के बुनियाद पर हमारा एक संबंध चीन और जापान के साथ भी होना चाहिए। जैसे हमारा एक ट्रायंगल है रशिया, चाइना और इंडिया का, वैसा एक ट्रायंगल हम लोग को जापान और चीन और भारत का भी बनाना होगा। मगर फाइनली वो ताकत की बुनियाद पे तय होगा कि चाइना को हम लोग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली किस प्रकार से चेकमेट कर सकते हैं, या ये पूरा जो एक चेस बोर्ड है एशिया का, उसमें इंडिया किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ एक सवाल की रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। हमारे बाकी के नेबर्स के साथ में मानता हूं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल तक के साथ हमारे संबंध हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हैंडल करना शुरू किया है, मनमोहन से लेकर मोदी जी तक। और अभी जो बड़ा सवाल है वो है भारत और पाकिस्तान के संबंध, और बाद में जापान और इंडिया किस प्रकार से मिलकर माइनस अमेरिका हम लोग चाइना को इस इलाके में हिंदुस्तान को कम से कम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखने होंगे। क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो चाइना की हिंदुस्तान का बॉर्डर जो रीजन है वहां पर चाइना की नीयत एक तरह से साफ नहीं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी इशू पर आएंगे कि चाइना के साथ भी हिंदुस्तान के साथ भी चाइना की नीयत एक तरह से साफ नहीं रही। इसी इशू पर बात करेंगे कि इस तरह की हरकत के बाद हिंदुस्तान को कितना मोहतात रहना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं चीन की हड धर्मी की, और इस पूरे इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद शुरुआत पीके सहगल जी आपसे ही करना चाहेंगे कि
हिंदुस्तान और चाइना का अगर बॉर्डर की बात करें तो डिस्प्यूट हमेशा से ही रहा है, और अगर हालिया दिनों की बात करें तो चाइना ने अपने मैप में अंडमान निकोबार को दिखाया है। कैसे से देखते हैं, और हालिया जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है, ऐसे में इंडिया को कितना मोहतात रहना चाहिए सहगल जी? इंडिया को हर प्रकार से फुली अलर्ट रहना चाहिए। चीन का जो रवैया है वो दोस्ताना नहीं है। हम चीन को किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसको निगाह में रखते हुए मौजूदा सरकार ने और इससे पहले प्रीवियस सरकार ने 5-6 अहम कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि अपने जो नेबर हैं उनके साथ रिश्ते और ताल्लुकात इम्प्रूव करें जी। दूसरा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरियां थी, बहुत बड़े पैमाने पर उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा, हमने अपने रिश्ते जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, इजराइल के साथ में, अमेरिका के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव किए। इनके साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी शुरू किए। जापान के साथ जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज और जॉइंट लैंड फोर्सेज एक्सरसाइज भी की जाएंगी। साथ ही साथ में हमने सेंट्रल एशिया के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मंगोलिया के साथ एनिमीज आर फ्रेंड। इसके अलावा हमारी जो अपनी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं एयरफोर्स में जी, हम ऐसे हवाई जहाज इंडक्ट कर रहे हैं जैसे कि आपका ग्लोब मास्टर है, हरकुलीज है, स्टार लिफ्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये तमाम चीन को ही निगाह में रखते हुए किया जा रहा है। जो एरियल रिफ्यूलर्स है वो चीन को ही निगाह में रखते हुए कर रहे हैं जी। जो आप अल्ट्रा लाइट मीडियम गन्स खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से जी, वो भी हमारे जो नया स्ट्राइक कोर बन रहा है उसको इक्विप करने के लिए अमेरिका से चीन के खिलाफ ही। अपाची हेलीकॉप्टर जो हम खरीद रहे हैं वो भी चीन के, जो T-90 टैंक्स खरीद रहे हैं वो वेस्टर्न सेक्टर में, यानी पड़ोसियों को देखते हुए हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। तनवीर साहब, अगर चीन जैसे बड़े मुल्क की अगर बात करते हैं तो उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की तैयारी कैसे देखते हैं तनवीर साहब? देखिए, सहगल साहब ने बहुत सारी बताई। मेरे नज़र में जो एक इम्पॉर्टेंट तैयारी है वो ये कि अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रखें। यहाँ एक हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते लोकल पॉलिटिक्स के पेशे नज़र ज़्यादा तय करते हैं, जज्बात में ज़्यादा करते हैं, जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को बहुत कम सामने रखा जाता है। हमारी फोकियत ये होती है यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमारे हिंदुस्तान के, कि वो किस तरह वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें। इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को कुर्बान कर दिया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश पाकिस्तान से ताल्लुक़ात हों या फिर आपके श्रीलंका से, बिलखुसूस इन दो ममालिक से, फिर नेपाल से। हमारे ताल्लुक़ात जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के एतबार से ज़रा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कम है। इस पर हमको ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, ज्यादा दूरंदेशी से काम करने की जरूरत है। यानी होमवर्क करने की जरूरत है। अगर पड़ोसियों को देखें तो हिंदुस्तान को होमवर्क करने की जरूरत है। फिरोज मीठी बोरवाला जी, आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान तो पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, खासतौर से मोदी जी जब से आए हैं हिंदुस्तान पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। लेकिन अगर चाइना की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, दूसरे पड़ोसियों की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं इस पेशरफ्त में एक तरह से तैयार नहीं है अच्छे ताल्लुकात के लिए। इसे कैसे आप देखेंगे? नो, आई थिंक बात ऐसी नहीं है। आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, चाहे वो मोदी जी के द्वारा जो लीडरशिप है या नवाज शरीफ की भी, इस बार जो मोदी जी का खास करके इनिशिएटिव था वहाँ जाना, और उसमें से जो बात आगे बढ़ेगी, और मेरा मानना है कि जो सार्क मीटिंग नवंबर में होने जा रही है इस्लामाबाद में, वहाँ भी मोदी जी जाएंगे और पूरे सार्क के देश के लीडरशिप आएगी जी। तनवीर जी ने सही बात बोली कि बेसिकली एक बहुत बड़ी कमी है कि भारत पाकिस्तान के संबंध यहाँ के कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ उसको जोड़ा गया है, जिसके कारण बार बार जब भी हाथ दोनों साइड से आगे बढ़ते हैं तो दोनों साइड वो कट्टरवादी धार्मिक ताकतें हैं जो ये बात आगे नहीं बढ़ने देती। ये बात क्लियर थी कि जब जब भी भारत पाकिस्तान की बात आगे बढ़ेगी तो आतंकवादी हमले करवाए जाएंगे। जैसे 25 दिसंबर को मोदी जी जाते हैं नवाज शरीफ के जन्मदिन पर, तो 1 तारीख को पठानकोट करवाया जाता है जी। और मैं उसमें क्लियर कट बोलूंगा कि पठानकोट की जो पूरी कहानी है उसमें हमारे अंदर की भी ताकतें शामिल है जिन्होंने करवाया है, जिसके कारण पठानकोट हुआ है। बिल्कुल, यानी उसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो मोड है या चाइना इस वक्त जिस रविश पे चल रहा है उसे देखते हुए हिंदुस्तान को भी मोहतात रहने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।
है।